हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंशियल। आज 28 सितंबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे हम। सबसे पहले फ्रंट पेज पर न्यूज आई है। सुप्रीम कोर्ट रैप्स एयर क्वालिटी पैनल ओवर फेलियर टू कर्ब दिल्लीज पॉल्यूशन। साथियों, यहाँ पर एक बॉडी का नाम लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM इंटरवेंशन टू कर्ब पोल्यूशन। जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जो पता है आपको कि ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, चाहे वो स्टबल बर्निंग हो, पराली जलाने के कारण हो या किसी भी अन्य कारण। तो इसको लेकर ही एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है CAQM। मतलब ये एक प्रकार का आयोग है जिसे 2020 में भारत सरकार के अध्यादेश के द्वारा बनाया गया था। बाद में इसको एक एक्ट के द्वारा समाहित कर दिया गया था। उस एक्ट का भी नाम आप देख सकते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। मतलब उसके आसपास के क्षेत्र, जो NCR कह सकते हैं, एरियाज एक्ट 2021। ठीक है, तो इस एक्ट के अंतर्गत किसका गठन हुआ? CAQM जो आयोग है इसका मेनली काम क्या था कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको कम करना और निगरानी करना, और जो भी इसके पॉल्यूटेंट सोर्स है उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनसे क्वेश्चनिंग किया है कि आप तो अपने रूल नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, आपके जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही असरदार नहीं है, मतलब काम नहीं कर पा रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कमेंट भी किया गया कि लाइक पॉल्यूशन योर डायरेक्शंस आर इन द एयर। मतलब जैसे हवा में प्रदूषण जो है, जैसे हवा में होता है, वैसे ही आपके डायरेक्शन क्या है, हवा में है। मतलब उसको कहीं सही से फॉलो नहीं हो पा रहा। तो इसको लेकर इन्होंने कहा है कि अगली जब हियरिंग होगी तो उसमें आप अपनी रिपोर्ट रखेंगे। तो आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो CAQM है वो कब गठित हुआ और इसका मेनली क्या काम होता है इस आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट साथियों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं टर्मिनोलॉजी लोकायुक्त के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पर न्यूज आई हुई है कि जो लोकायुक्त पुलिस है, लोकायुक्त पुलिस का मतलब जो लोकायुक्त होते हैं उनके अधीन पुलिस होती है जो कि काम करती है। उन्होंने रजिस्टर्ड किया है FIR कर्नाटका के जो CM है सिद्धरमैया, इन खिलाफ इन्होंने FIR रजिस्टर्ड की है, इसलिए एक न्यूज बन गया है और लोकायुक्त चर्चा में आ गया है। तो हो सकता है आने वाले एग्जामों में लोकायुक्त पर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो लोकपाल और लोकायुक्त तो 2013 का है, उसको भी आपको देख लेना है। जो लोकपाल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है और जो लोकायुक्त होता है वो राज्यों में होते हैं। इनका मुख्य काम होता है कि जो करप्शन होते हैं, भ्रष्टाचार, प्रशासन में भ्रष्टाचार जो होते हैं उन पर लगाम लगाना और उनके खिलाफ एक्शन लेना। ठीक है, तो आपको समझना है ये मेनली एंटी करप्शन से रिलेटेड बॉडी के रूप में काम करती है। और लोकायुक्त बहुत सारे राज्यों में पहले से ही चला आ रहा है। जैसे कर्नाटका में देखेंगे तो आप 1984 में ही लोकायुक्त का गठन हो चुका था। ठीक है, और लोकपाल और लोकायुक्त जो 2013 का एक्ट आया है उसके तहत भी इनको शक्तियाँ मिली हुई है और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोकायुक्त पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड की है वो किस कारण किया, लिस्ट लगाया है आरोप की इरेगुलरिटीज इन द अलॉटमेंट ऑफ साइट्स बाय द मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो भी मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जो साइट्स अलॉटमेंट किए गए थे उसमें अनियमितताओं की बात की गई है। मतलब रेगुलरिटी इसमें नहीं है, इरेगुलरिटी देखी गई है, जिसके कारण कर्नाटका के CM को भी इसमें एक वो बनाया गया है आरोपी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक प्रसिद्ध इंग्लिश के कवि थे जिनका नाम था KKN दारूवाला। ये देखेंगे आप, उनको ध्यान में रखेंगे नाम, क्योंकि पर्सनैलिटी से अक्सर न्यूज़ में पूछे जाते रहे। तो KKN दारूवाला डाइड एट दिल्ली हॉस्पिटल। ठीक है, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। ये इंग्लिश के कवि थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इंग्लिश के महत्वपूर्ण कवि थे और साथ में ये इंडियन पुलिस सर्विस जो थे IPS भी थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है और ये इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। प्रसिद्ध इंग्लिश के कवि थे। नेक्स्ट साथियों हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे रेलिवेंट न्यूज़ होगा उनको ही देखेंगे, जो पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस नहीं करते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो केयर स्टारमर है, उन्होंने UNSC में सुधार को लेकर फिर से पुरजोर कोशिश की और उन्होंने भारत को बताया है कि उसमें एक सदस्य होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर। आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि ये हाल फिलहाल न्यूज़ में बने हुए हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हाल में चुने गए हैं। ये ज्वाइन द लीडर ऑफ द US फ्रांस, मतलब जैसे US और फ्रांस के लीडर इंडिया का समर्थन करते हैं परमानेंट सीट के लिए UNSC में। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में
परमानेंट सीट होती है, जिनके पास वीटो पावर है, आपको पता है अभी P5 कंट्रीज़ के पास है, उसके लिए ही भारत हमेशा से डिमांड करता रहा है। तो जो ब्रिटिश पीएम उन्होंने समर्थन दिया है, कहाँ पर दिया है उन्होंने, यूएन जनरल असेंबली जो था, अभी आपको पता है सितंबर के लास्ट, जो सितंबर महीना उसके लास्ट समय पर यहाँ पर यूएनजीए में मीटिंग चलती है, हर साल लगभग सितंबर का ही महीना होता है। तो वहाँ पर अभी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में इन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात, इन्होंने भारत के साथ साथ इंडिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी का भी समर्थन किया। इन्होंने कहा है कि जो यूएनएससी है उसको सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और इसको राजनीतिक रूप से पंगु नहीं होना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर, ये लेबर पार्टी से आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि चुनाव हुए थे उसमें ये जीते थे। तो अक्सर पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश पीएम है वो किस पार्टी से, लेबर पार्टी से है या कंजर्वेटिव पार्टी से है, तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलिवेंट हो जाता है। एक और हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है जिस पर मतलब पहुँचे नहीं थे इससे पहले, उसका कोई नाम भी नहीं था, तो वहाँ पर जो है भारतीय एक दल है नीमाज करके, जो कि माउंटेनिंग मतलब चढ़ाई करते हैं, उस पर पीक पे चोटियों पे जाते हैं। तो उन्होंने इस चोटी पर ऊपर जाकर मतलब इसको एक 6th दलाई लामा जो थे उनके नाम पर इस चोटी का, इस पर्वत का नाम इन्होंने रख दिया। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6th दलाई लामा, क्योंकि न्यूज़ में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीमाज ये है, इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये एक संगठन है जो कि माउंटेन रेंज पे ले जाता है अपनी टीम को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि नीमा जो टीम थी, इन्होंने यहाँ पे नाम रख दिया है इस पीक का, देख सकते हैं आप, तसांग यांग ग्यात्सो। ठीक है, इस पीक का नाम है तसांग यांग ग्यात्सो, यानी कि ये 6th दलाई लामा थे। ठीक है, आपसे सवाल रहेगा कि आप कमेंट में बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो दलाई लामा है वो उनका नाम क्या है और वो कौन से नंबर के दलाई लामा है, मतलब जैसे 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, तो उनका भी कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ही, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथियों, यहाँ पर जो पीक है ये अरुणाचल प्रदेश की किस जगह पे है, तो आप देख सकते हैं गोरी शेन रेंज दिख रहा होगा आपको, ये रहा गोरी शेन रेंज, और यहाँ पर ये 20,942 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित था। वहाँ पर ये चढ़ाई की गई थी, पर्वतारोहण लोग गए थे। आप देख सकते हैं, नेमिंग द पीक सांग यांग ग्यात्सो पीक इन ऑनर ऑफ हिज होलीनेस द 6th दलाई लामा रिगजेन तसंग ग्यात्सो। ठीक है, तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और अभी वर्तमान में भी जो दलाई लामा है उनके बारे में भी आपको बताना है, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ ब्रिक्स से रिलेटेड अच्छा न्यूज़ आया हुआ है, आपको ध्यान रखना होगा और अपडेटेड रहना होगा ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स आपको पता है कि जो इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री है उनका एक संगठन है, और ये ब्रिक्स जो है कह सकते हैं 2005-06 के समय जो ब्रिटिश एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील, उनके द्वारा ही ये नाम ब्रिक रखा गया था, BRIC, जिसमें दुनिया के 4 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, उस समय साउथ अफ्रीका इंक्लूड नहीं था उनके इस नाम में। तो इसकी मीटिंग 2009 से तो रेगुलर चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है 2009 से ब्रिक्स जो है वो एक्टिव है। ठीक है, और इसका जो अब ब्रिक्स समिट होने वाला है वो नेक्स्ट मंथ ही है, और रसिया में है, कजान क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट मीटिंग जो है रसिया में कजान क्षेत्र में होने वाली है, वो 16th मीटिंग है, और जो 15th मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो अगर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए लास्ट ईयर का भी पूछ लिया जाता है और इस ईयर का भी पूछ लिया जाएगा। तो ब्रिक्स के बारे में आपको पता हो गया, मेनली ये स्टेटिक चीज़ें हैं। 2009 से इनकी रेगुलर मीटिंग होती रही है, समिट होता रहा है। 2014 में फोर्टालेजा में इनका डिक्लेरेशन आया था, वहाँ पे आया था। उसके बाद फिर 2015 में कह सकते हैं कि हम NDB आपने सुना होगा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसको। तो जो ये NDB है, नेशनल नहीं कहते, सॉरी दोस्तों, इसको न्यू कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर जो है चीन में ही है, और आपको बताना है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो ब्राज़ील के हैं। आप बता सकते हैं, कमेंट में हमें बताइएगा। और जो ब्रिक्स है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी संघाई में ही है,
और 2015 से एनडीबी है, ये भी काम कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारी कुछ बॉडी है जिससे रिलेटेड ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। हमें यहाँ पर देखना है कि अभी ब्रिक्स की एक फॉरेन मिनिस्टर की कह सकते हैं कि छोटी सी साइड लाइन में मीटिंग हुई है, क्योंकि आपको पता है कि यूएनजीएम की मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं 79वां 79th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है। इसकी प्लेस ऑन साइड लाइन, मतलब साइड लाइन में ही मीटिंग हुई थी। ब्रिक्स काउंटर पार्ट जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके ही काउंटर पार्ट जो थे उनके साथ मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ब्रिक्स के जो मेंबर होंगे उनके विदेश मंत्रियों के साथ अभी बैठक हुई थी। तो वहाँ पर जयशंकर साहब ने कुछ अंडरलाइन बातों को करा है, जैसे अंडरलाइन सिग्निफिकेंस फॉर मल्टीपोलरिटी एंड ग्लोबल डाइवर्सिटी। उन्होंने बताया कि बहुध्रुवीयता और वैश्विक विविधता का कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो ओरिजिनली बताया गया है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो इसमें इंक्लूड थे ही, लेकिन अब आपको पता होगा कि इस साल 2024 के जनवरी से ही 4 देश और इसमें ऐड हो चुके हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। कौन कौन से वो देश है आपको ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से इजिप्ट आते हैं और इथियोपिया आता है, ठीक है। जो एशिया में ईरान है और यूएई है, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात, आपको ध्यान रखना सऊदी अरब नहीं है, ये यूएई है, ठीक है। ये 4 कंट्री का नाम आपको ध्यान रखेंगे। उसमें 5वां जो मेंबर अर्जेंटीना था, उनको भी ऑफर दिया गया था उस कंट्री को भी, लेकिन अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया था ब्रिक्स में शामिल होने से। तो आपको ध्यान रखना कि ये 4 कंट्री मेनली जो है ब्रिक्स में इस साल शामिल हुए हैं और ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें कौन से ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, ब्रिक्स से मेंबर हैं, इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं। फिर यहाँ पर दिखाया गया कि इसमें जो मीटिंग हुई यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया गया। तो वहाँ पे सतत विकास के लक्ष्यों पर बात की गई, डेब्ट पे बात की गई, फेयर ट्रेड पे बात की गई, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन, इन सब मुद्दों पर बात हुई है जो भी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी यहाँ पर। फिर यहाँ बताया गया कि एस जयशंकर से सवाल पूछा गया था वहाँ पर एक बार, एशिया सोसाइटी पॉलिसी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पूछा गया था कि आप क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है, एससीओ में भी है, तो इससे भारत को क्या लाभ होता है। तो उन्होंने बताया था कि जो दीज ग्रुपिंग रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज गोल, ये जो अलग अलग ग्रुपिंग है जैसे क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ, ये भारत के अलग अलग लक्ष्यों के पहलू है, मतलब महत्वपूर्ण पहलू है, इस तरीके से इन्होंने बताया था। और उसके बाद बताया कि आई थिंक ईच वन इज द डिफरेंट फैसेट ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड आवर एक्टिविटी, मतलब हमारी गतिविधियों और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए जो ये ग्रुपिंग है, प्रत्येक ग्रुपिंग का अपना एक महत्वपूर्ण पहलू है, इन्होंने ये बताया। फिर बताया कि ब्रिक्स ग्रुप जो है, एक एग्जांपल दिया कि ब्रिक्स ग्रुप कैसे उभर कर आया। तो उन्होंने बताया कि मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन वेस्टर्न कंट्री फीलिंग दे वर नॉट गेटिंग अ फेयर हियरिंग द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब इन्होंने बताया कि जो भी नॉन वेस्टर्न कंट्री थे, यानी कि जो पश्चिम देश नहीं थे जैसे भारत, चाइना, ब्राज़ील, ये सब, तो इन्होंने बताया कि जिनकी आवाज़ को लगता था कि वो पूरे ग्लोबल लेवल पे सुनी नहीं जा रही है, तो इनका एक संगठन के रूप में ये ब्रिक्स उभर कर सामने आया। तो इस प्रकार से बताया कि तो हमें ध्यान रखना है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट बॉडी है और अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। नेक्स्ट साथियों हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल आया हुआ है कीप द फायर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट गोइंग। आपको पता होगा जो आत्मसम्मान आंदोलन था वो 1925 के दौरान शुरू हो गया था, तो उसके ही शताब्दी वर्ष हो रहा है, तो इसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। और इसमें काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है, हिस्ट्री के ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें थी जिसको हमने हाईलाइट किया है। साथ में तमिलनाडु की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी डीएमके की आज़ादी के बाद से, इन पर भी थोड़ी बहुत बात की गई, लेकिन वो हमारे लिए इतने रेलिवेंट नहीं थे। हमने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था उसको हमने हाईलाइट किया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस ईयर मार्क द स्टार्ट ऑफ द 100th ईयर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या था, कब हुआ था, इसके लीडर कौन थे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि इसके लीडर कौन थे, कब हुआ था, इसके अंदर क्या क्या इनके एम थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि इसका जो एम था, एम्पावर इंडिविजुअल टू कम्युनिटीज, चैलेंज एंड ओवरथ्रो टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड अपोज देम, मतलब जो भी दबे हुए लोग थे उनका क्या था, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के खिलाफ चुनौती था। उनका क्या था, व्यक्ति को और समुदाय को दोनों को क्या बनाना था, सशक्त बनाना था, ताकि वो जो भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ सके, जो भी उन पर दमनकारी कार्य होते हैं उसके खिलाफ वो चुनौती पेश कर सके, ये इसका लक्ष्य था। फिर बताया कि जो मूवमेंट था वो क्या हुआ, नर्चर रैशनल थिंकिंग, ना केवल ये मतलब एक प्रकार से आंदोलन के रूप में ही सीमित रह गया, बल्कि ये तार्किक जो सोचने विचारने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है,
बढ़ाया इसने। साथ में इसने सबाल्टर्न पॉलिटिक्स को भी इंस्पायर किया, मतलब उसको भी प्रेरित किया। सबाल्टर्न पॉलिटिक्स आपको पता है, सबाल्टर्न जिसमें वंचित तबके के लोग समूह आते हैं, दलित दलित वंचित कह सकते हैं हम, उनकी राजनीति को भी इसने प्रेरित करने का काम किया। एडवोकेट वुमेन राइट्स, जो महिलाओं के अधिकार है, प्रमोट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जैसी चीज़ों को इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये हमने इसके एम्स को देखा है, क्या क्या एम था इसमें। फिर यहाँ पे हिस्ट्री में ऑथर जाते हैं और बताते हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट द ईयर 1925 इज रिगार्डेड टू बी सिग्निफिकेंट फॉर टू की रीजन। मतलब दो कारण बताते हैं 1925 में महत्वपूर्ण था। पहला ये बता रहे हैं कि एक तो जो तमिल का जो साप्ताहिक पत्रिका थी कुदी अरासू, आपको ध्यान रखना कुदी अरासू, ठीक है। इनका आपका नाम भी ध्यान रखना कि जो आप जानते भी होंगे ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर थे, उन्हीं के द्वारा ये पत्रिका निकाला गया था, ठीक है। तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है, पेरियार नायकर। पेरियार बहुत फेमस और सोशल रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते रहे हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पेरियार नायकर, तो उन्हीं की पत्रिका थी ये तमिल वीकली कुडी अरासू, जिसको कि आप हिंदी में द गणतंत्र कह सकते हैं, द रिपब्लिक कहते हैं इसको। तो आप ध्यान रख सकते हो सकता है पूछ भी ले कुदी अरासू का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र होता है, यहाँ पे एक अच्छा टर्म दिया हुआ है। तो कुदी अरासू जो है 1925 में इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया पहला उसका। फिर उसके बाद दूसरी घटना क्या हुई, देख सकते हैं यहाँ पे नाम पेरियार का लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, मतलब त्याग दिया था, उनको छोड़ दिया था। तो ये दूसरी दो घटना इन्होंने बताया कि दो किसकी रीजन थे, पहला कुदी अरासू का पब्लिकेशन और दूसरा आईएनसी से त्याग पत्र, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को यहाँ से इन्होंने माना है। फिर ये बताते हैं कि कॉमनली रिगार्डेड एज मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब वही है कि जब ये दोनों घटनाएं हो गई तो इसके बाद ही फॉर्मल बिगिनिंग मान सकते हैं कि आत्मसम्मान आंदोलन, क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था एक प्रकार से आत्मसम्मान को ही लेकर दिया था और अपनी एक आइडेंटिटी पहचान के लिए मांग रखी थी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरियार यूज्ड कुदी अरासू टू अडॉप्ट एन अनरिस्ट्रेंड अप्रोच इन क्रिटिसिज्म द देन आईएनसी एंड द ब्राह्मणिज्म। उन्होंने बताया कि आईएनसी छोड़ने के बाद उन्होंने कैसे आलोचनापूर्ण नीति अपनाई और कुदी अरासू के माध्यम से उन्होंने जो ब्राह्मण वर्चस्ववाद था उसको तोड़ने का प्रयास किया। और विच यूज रेफर टू द हॉरर ऑफ द हिंदू कास्ट ऑर्थोडॉक्सी स्पाउट, मतलब उन्होंने जो भी ऑर्थोडॉक्स थी जाति व्यवस्था में उसके खिलाफ भी उन्होंने कुदी अरासू में लिखकर इसको पब्लिकेशन करा के मतलब फैलाया अपने विचारों को। आगे आप देख सकते हैं कि पेरियार जो थे उन्होंने एक फर्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस कराया था, चेंगलपेट तमिलनाडु में जगह है, वहाँ पे 17 फरवरी 1929 में इन्होंने जो है फर्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस कराया था चेंगलपेट तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। यहाँ पर इन्होंने जो जोर देकर बताया था कॉन्फ्रेंस में वो इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए समान संपत्ति में अधिकार की बात की गई थी। एबोलिशन ऑफ कास्ट नेम, मतलब जो जाति के सूचक नाम होते हैं उसके उपयोग पर एबोलिशन की बात की थी। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए भी शिक्षा और रोजगार की बात की थी। साथ में मैरिटल इक्वेलिटी की बात की थी, वैवाहिक समानता, इस तरीके के और बहुत सारे मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में बात हुआ था, ठीक है। तो आप टोटली इन सब मुद्दों को देख के समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे सोशल इशू है और पेरियार खुद एक सोशल रिफॉर्मर थे, तो वो जो भी उस समय रिलेटेड इशू थे उनके खिलाफ ही वो आंदोलनरत थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज नॉन, किस रूप में जाना जाता है, ये रेडिकल सोशल रिफॉर्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी सामाजिक सुधार के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तेज़ी से परिवर्तन लाने का काम किया था। और पॉपुलराइजेशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, मतलब आत्मसम्मान विवाह, इस प्रकार की भी व्यवस्था को उन्होंने प्रसारित किया था। अब आत्मसम्मान विवाह में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि किसी पृष्ठ की जरूरत नहीं होती, किसी हिंदू रिचुअल्स या इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती, किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं विच रिमूव द नेसेसिटी फॉर ब्राह्मण प्रिस्ट एंड रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस ये जो है रामास्वामी पेरियार नायकर जो है उनके द्वारा ये भी चलाया गया। फिर इसके बाद देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस के थ्रू, इन अ मैनर टू ग्रांट वुमेन ऑटोनॉमी, महिलाओं को स्वायत्तता, समानता और उनकी गरिमा को बढ़ाने का ही काम किया था, ये बताना चाह रहे ऑथर। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस वर इनेक्टेड इनटू लॉ व्हेन द डीएमके फ्रॉम द गवर्नमेंट इन 1967, मतलब बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद जब 1967 में डीएमके की सरकार बनी तब जाके एक कानून बना कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को भी क्या कर दिया गया, एक कानून के अंतर्गत इनेक्ट कर दिया गया।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो महिलाओं की किस किस चीज़ों का समर्थन करता है। तो उनकी आज़ादी का समर्थन करता है, जो भी ऑपरेसिव सोशल नॉर्म्स है, जो उनको दबाने का ऐसा नियम है समाज में, उसके खिलाफ आज़ादी मुक्ति की बात करता है। साथ में यहाँ तक बताया गया है कि जो ये सपोर्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट इन सब मुद्दों पे भी देता है, जैसे विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, राइट टू डाइवोर्स, तलाक का अधिकार होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति पे अधिकार, यहाँ तक कि इवन एबॉर्शन, गर्भपात तक का भी महिलाओं को अधिकार होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में ये सब मुद्दे आए थे। मूवमेंट क्रिटिसाइज एंशिएंट टेक्स्ट, उन्होंने जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका भी आलोचना की है। कौन से ग्रंथ? जिन्होंने डिग्रेडेड वुमेन मतलब महिलाओं की स्थिति को गिराया है और एक्टिवली प्रोमोटेड। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, ऐसे ग्रंथों का आलोचना भी किया और साथ में इन्होंने प्रमोट किया है कॉन्ट्रासेप्शन एज अ मीन ऑफ एम्पावरिंग वुमेन टू कंट्रोल देयर ओन बॉडी, मतलब अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए महिलाओं को गर्भ निरोधक तक का मतलब अधिकार देने का बात किया है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में। ये भी बताया गया यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, मतलब इससे बताया कि इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे अंतरजातीय विवाह को भी प्रमोट हुआ। पुश बैक टू द पैट्रियार्कल फोर्सेस कंट्रोलिंग, इसके कारण क्या हुआ, जो पितृसत्तात्मक जो बल थे उन पर नियंत्रण लगा और सामाजिक रूप से मतलब कह सकते हैं कि सुधार और बदलाव देखा गया। अब बताया जा रहा है कि क्या सामना कर रहा है, द बिगेस्ट चैलेंज क्या आ रहा है सामने, किसके? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो किस रूप में खतरे में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो कल्चरल होमोजिनाइजेशन कह सकते हैं इसको, यानी कि सांस्कृतिक समरूपता बोलेंगे इसको हिंदी में, मतलब कि सांस्कृतिक रूप से एक रूपता ले आना, ये सबसे बड़ा चुनौती पेश करता है इस आंदोलन के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि जो कि मेनली राइट विंग जो दक्षिणपंथी ध्रुव है उनके द्वारा ये लाया जाता है। द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की उसमें कल्चरल होमोजिनाइजेशन ही है, तो इसको सबसे बड़ा चुनौती माना गया है। और कहा गया है कि ये जो विचारधारा है ये प्रोमोटिंग अ सिंगुलर आइडेंटिटी, मतलब ये एक प्रकार से एक ही पहचान को बस बताता है, जो कि खतरा है हमारे इंडिया डाइवर्स कल्चर के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि जो होमोजेनाइजेशन है अंडरमाइंस द डिस्टिंक्ट रीजनल लिंग्विस्टिक जेंडर, देख सकते हैं इन सबको क्या करता है, अंडरमाइन करता है, मतलब ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है। रीजनल, क्षेत्रीय, भाषाई, लैंगिक, कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिक, इन सबको क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है और एक ही होमोजीनियस एक प्रकार से कह सकते हैं कि कल्चरल वैल्यू को प्रेजेंट करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हैज हिस्टोरिकली साउट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन था उसने क्या किया था, इनको प्रोटेक्ट किया था, इनको जो भी लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषाई और कास्ट बेस्ड जो पहचान थी उसको प्रोटेक्ट करके उसको प्रमोट करने का काम किया था। और ये सब मिट जाता है जब ये एक होमोजेनस वैल्यूज़ को हम आइडेंटिटी को आगे लेकर चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ ऑथर बता रहे हैं कि ये जो 10 मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है ये तभी आगे रेलिवेंट रहेगा जब हम कल्चरल यूनिफॉर्मिटी को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट फ्यूचर रेलिवेंस, जो भी भविष्य में इसकी प्रासंगिकता है वो किस पर निर्भर करेगी, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिंग दिस पुश टुवर्ड्स कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, हम कितना सांस्कृतिक एक रूपता को जो है छोड़ पाते हैं और कितना हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बचाकर रख पाते हैं, इस पर ही डिपेंड करेगा कि ये मूवमेंट कितना आगे दूर तक जाएगा। लास्ट में ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंटर इट्स सेकेंड सेंचुरी। अब क्या है कि ये दूसरी शताब्दी में शामिल है, आपको पता है 100 वर्ष बीतने के बाद अब ये दूसरी शताब्दी में एंटर कर रहा है। तो बता रहे कि अब इसका मिशन जो है और भी महत्वपूर्ण हो गया, मोर क्रूशियल हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि कन्फ्रंटेड विद कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यही जो सांस्कृतिक समरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके कारण राइजिंग डिविसिव आइडियोलॉजी, मतलब विभाजनकारी जो विचारधाराएं हैं इनका भी जो उत्थान हो रहा है और साथ में कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, इन दोनों खतरों के कारण इसका रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस आंदोलन का। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो जिसका गठन भी बताया गया कि कोइंसिडेंटली इस्टेब्लिश 1925, इनको भी माना गया है कि मेनली ये भी भूमिका निभा रहे हैं इसमें कल्चरल होमोजेनाइजेशन में। इस प्रकार के और भी संगठन की बात की गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि बताया गया कि इन सब से निपटना है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को जो है एक
होमोजेनाइजेशन से रोककर सबके लिए आइडेंटिटी बनाना है और सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है ताकि आंदोलन जीवित रहे। आगे लास्ट में यहाँ बताया नाउ इज़ द टाइम टू रीइग्नाइट द मूवमेंट रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। जो मूवमेंट का क्रांतिकारी विचार था उसको दोबारा से पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है और इंश्योरिंग दैट इट्स आइडियल्स नॉट ओनली इंडोर बट आल्सो लीड द वे फॉर जनरेशन टू कम। यहाँ पे बताया गया कि और ये भी आश्वस्त करना पड़ेगा कि जो आदर्श होता है वो जीवित नहीं होता है बल्कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का भी काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर यहाँ पर ऑथर जो है अपने विचार रख रहे हैं, जिसमें से हमने अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा है। इसमें रशिया का जो जियोपॉलिटिकल है एशिया के खिलाफ, एशिया के मतलब प्रति कह सकते हैं, खिलाफ नहीं, उसमें यहाँ पर भारत की भूमिका को ज़्यादा ऑथर ने यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि भारत और रसिया से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो वहाँ पर दिखा सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बाद की क्या स्थिति है ना। अक्सर पूछा जाता रहा है कि यूक्रेन वॉर के बाद भारत और रसिया के जो रिलेशन है उसमें क्या बदलाव देखे गए हैं, क्या चीज़ें आई है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो 2022 में जो है वो रसिया क्या हुआ, उसने इकोनॉमिक टाइज जो है अपना समाप्त कर लिया था यूरोप के साथ और यू टर्न करके एशियन कंट्रीज की तरफ वो मुड़ गया था। ठीक है, इसके बाद फिर वही क्राइसिस की बात की गई है बीच में कि वेस्टर्न मार्केट्स के साथ कैसे रसिया के साथ चल रहा था। लेकिन हमें देखना है कि जब रसिया एशिया की तरफ मुड़ा तो उसके लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा पाया, क्या कर रहा था भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया गया कि रसिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो कितना है, $240 बिलियन, जो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आप ध्यान रखिए चाइना के साथ। और यहाँ पे बताया गया है कि जो चाइना के साथ इतना बड़ा व्यापार होने के बावजूद भी ये जो है भारत की जो डायनेमिज्म इंडिया रसिया टाई है इनको प्रभावित नहीं करता है। ये भारत और चाइना के जो रिलेशन है वो अच्छे खासे बने हुए हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपको पता है रसिया और इंडिया के बीच जो ट्रेड है वो चाइना की तुलना में तो बहुत ही छोटा है। आप देखेंगे अभी आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो अपॉर्चुनिटी भारत ने प्रोवाइड कराया, द अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय इंडिया प्रीवियसली कंसीडर्ड एज टेरा इनकॉग्निटा फॉर रशियन बिजनेस। मतलब कि भारत ने जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई इस समय वो पहले रशियन बिजनेस के लिए अज्ञात थे। मतलब पहले पता भी नहीं था कि कहाँ कहाँ पे इंडिया के पास ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ें रशियन बिजनेस के लिए नहीं पता थे। तो अब जाके उन्हें पता चला, क्योंकि उनका यूरोप से ध्यान हट गया तो वो भारत क्या हो गया, सेंटर में आ गया, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अब दिखाई पड़ती है। और यही जो सबसे बड़ा कारण था कि चेंज हुआ, हमारे आर्थिक सहयोग के जो आधार थे इसमें परिवर्तन देखा गया। किसके कारण, जो ये रसिया और यूक्रेन के बीच वार हुआ और उसके बाद जो रसिया इंडिया की ओर झुका और उसके बाद फिर जो नई नई अपॉर्चुनिटी निकली इसने हमारे आर्थिक संबंधों को क्या किया, परिवर्तन किया। अब यहाँ पर हम उन्हीं परिवर्तनों को धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या हम देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया जो है इज नॉट विलिंग टू मेक एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट। मतलब भारत जो है किसी प्रकार का राजनीतिक प्रतिबद्धता तो करता नहीं है। आपको पता है बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री ने रसिया से इंपोर्ट करने के लिए या उससे ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव दिया, लेकिन भारत ने कोई कमिटमेंट नहीं करी, अपनी पॉलिसी को बरकरार रखा रसिया के साथ। यहाँ बता रहा है कि बल्कि उसी समय पर क्या हुआ, इम्पोर्ट रशियन ऑयल विच हेल्प्स इट्स विद सेविंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इट एन अपॉर्चुनिटी टू री एक्सपोर्ट। मतलब कि हमने उसी समय पे रसिया से ऑयल खरीदा और उस साथ में एक प्रकार से कह सकते हो उसको री एक्सपोर्ट भी किया। मतलब रसिया से ऑयल खरीदा और उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर हम वापस यूरोप को ही बेच देते हैं। तो ये भी एक नई अपॉर्चुनिटी देखी हमने, यूरोप एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, देख रहे ना, एक्सपोर्ट किया हमने वापस से। तो ये ट्रेड के चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। अनदर केस में बताया गया कि इज द इम्पोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर, जो उर्वरक है, जो सूरजमुखी वाला तेल है, जो सनफ्लावर ऑयल होता है, ये सब हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया, रसिया से खरीदा। जबकि वेस्टर्न कंट्री तो ट्रेड पर बैन लगा रही थी रसिया के साथ, लेकिन हमने उस समय ऑयल भी खरीदा है, फर्टिलाइजर भी खरीदा है, सनफ्लावर ऑयल भी खरीदा है। इससे कारण क्या हुआ है कि रसिया जो है हमारे जो फूड इन्फ्लेशन है और जो हमारा बिल होता है इंपोर्ट, ये सब में भागीदारी हेल्प करता है। मतलब एक प्रकार से मदद हुआ, वरना हमारा फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ सकता था क्लाइमेट शॉक के कारण, क्योंकि भारत में प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, इसके कारण फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता था। लेकिन इस समय रसिया के इंपोर्टर ने हमारे इसको इन्फ्लेशन को रोकने का काम किया। तो ये आप जोड़ सकते हैं रसिया और इंडिया के इंटरनल ट्रेड रिलेशन में। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रसिया जो है भारत का, रसिया इज इंडियाज 4th लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे जो रसिया है वो भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
और जून 2022 में बताया गया, एक आंकड़ा दिया गया कि पहले हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार था, क्योंकि इसलिए दिया गया 2022 का क्योंकि इसी समय 2022 में आपने देखा ना रसिया ने यू टर्न लिया था। तो यहाँ पे बताया गया कि हमारा जो बायलेटरल ट्रेड था वो 3.5 बिलियन जो डॉलर है उसको पास कर चुका था, ठीक है। और वहीं 2 साल बाद बताया गया कि मई 2024 में क्या हुआ, ये फिगर कहाँ चला गया, 7.5 मतलब 7.5 बिलियन डॉलर को पार कर गया, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें बताया कि अगर ऑन ऑफिशियल ट्रेड को भी शामिल कर ले तो और भी काफ़ी सारा बिलियंस में ये आंकड़ा बढ़ सकता है। आगे देख सकते हैं द मीटिंग बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इस समय हुआ था जुलाई में इसी साल, उसमें बताया कि कुछ लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। अनाउंसमेंट हुआ है सेटिंग अप ए बायलेटरल ट्रेड टारगेट $100 बिलियन बाई 2030। तो आप ये भी टारगेट ध्यान रख सकते हैं, इसको लिखा भी जा सकता है रसिया और इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बीच में कि 2030 तक रसिया और इंडिया जो है अपने व्यापारिक लक्ष्यों को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा इन्होंने। हाँ, यहाँ पर ऑथर ये जरूर बता रहे हैं कि क्योंकि जो रसिया के मार्केट है वो काफ़ी कम क्षमता है वहाँ पर, फिर प्रॉब्लम इन एक्सेस फॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेश से जो टेक्नोलॉजी उसको प्राप्त करने की जो समस्या है, लो डेवलप लॉजिस्टिक रूट्स काफ़ी कम विकसित है अभी हमारा लॉजिस्टिक रूट, सैंक्शंस जो लगे हुए, प्रतिबंध लगे हुए हैं, और अचीविंग दिस टारगेट विल रिक्वायर एडिशनल पॉलिटिकल एफर्ट। मतलब इस स्थिति में जो है हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होगा और साथ में एक्स्ट्रा पॉलिटिकल एफर्ट्स हमें लगाने होंगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हर्डल है। हम बता सकते हैं जब हर्डल बताना कि इंडिया और रसिया के बीच में ट्रेड को प्रमोट या डेवलप करने में कौन कौन से हर्डल आ रहे हैं, तो आप इन हर्डल्स पे आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन से हर्डल थे। जैसे आपने देखा ये सारे हर्डल ही है, ठीक है। और भी क्या हर्डल्स है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि 3 प्रकार की प्रॉब्लम बताई है यहाँ पे ऑथर ने। फर्स्ट प्रॉब्लम बताया है कि जो लैक ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द टू कंट्रीज, रसिया इज नाउ प्रमोटिंग इट्स ओन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडिया इज परसिंग मेक इन इंडिया। मतलब इनके बीच में जो है पूरकता नहीं है, आर्थिक पूरकता की बात नहीं हो पा रही, ये जो सबसे बड़ा कमी है ये फर्स्ट प्रॉब्लम बताया है। पूरकता का मतलब आप इस तरीके से, ये पूरक जैसे होता है किसी चीज को बनाने के लिए कोई चीज आवश्यक होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे रसिया में कोई वस्तु है उसका उत्पादन हो रहा है तो उसकी मांग इंडिया में होनी चाहिए, और इंडिया में कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसकी मांग रसिया में होनी चाहिए। तो ये हो जाता है एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन ऐसा हो रहा है कि दोनों के दोनों अपने यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं इंडस्ट्री को एक ही टाइप के, तो ट्रेड में क्या होगा, परेशानी आएगी। यही चीज यहाँ पे बताया गया कि लैक ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द टू कंट्री। रसिया क्या कर रहा है, अपनी इंडस्ट्री को प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ भारत मेक इन इंडिया से क्या कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्शन। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा आपस में और देखना होगा कि हम साथ में वार्ता करके कि कहाँ पर हम एक दूसरे का इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने बताया कि सैंक्शन रिजाइम लिमिट्स जो है वो हमारे अपॉर्चुनिटी को कम करता है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है, और ट्रेड को इम्बेलेंस जो हो रहा है उसको भी निकलने की जरूरत है। उसमें बताया कि जो छोटे और मध्यम उद्यमी होते हैं ये एक मेजर फैक्टर भूमिका निभा सकते हैं हमारे बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज है ये हमारे इसको भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अभी जो है प्रतिबंध का काल चल रहा है रसिया के ऊपर और उससे व्यापार मार्ग को लेकर। तो यहाँ पे बताया गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी सब हार्डल ही है। यहाँ पे बताया गया कि लैक ऑफ स्टेबल पेमेंट मैकेनिज्म, मतलब एक स्थिर भुगतान प्रणाली तंत्र नहीं है हमारे बीच में। साथ में हम मतलब रसिया और इंडिया के बीच में जो है निवेश सुरक्षा समझौता भी नहीं है, फिर एक स्पष्ट मध्यस्थता प्रणाली भी नहीं है। उसके अलावा बताया गया कि सिंगल लॉजिस्टिक ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। तो इस तरीके की चीजें क्या है, हार्डल बन रही है। आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर आर्बिट्रेशन सिस्टम, लैक ऑफ स्टेबल पेमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ऑथर यही बता रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, एक इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम की प्रणाली को विकसित करना होगा ताकि हम इन हर्डल्स को दूर कर सके, और लॉजिस्टिक्स जो है उसको भी एकीकृत करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स, यानी ये सभी जो बाधाएं हैं इनको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रशियन बैंक्स इन इंडिया, इसका सबसे बेटर जो उपस्थिति हो सकता है वो यही है कि रशियन बैंक जो है अगर वो भारत में खुलते हैं तो इसके माध्यम से भुगतान प्रणाली को भी बेटर कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके कारण एंड क्रिएशन ऑफ द पेमेंट गेटवे इन ऑर्डर टू सॉफ्टन इफेक्ट ऑफ सैंक्शन इन द फाइनेंशियल स्फीयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल वित्तीय रूप से जब पेमेंट गेटवे अच्छा होगा तो बेटर रूप से हम ट्रेड पर बातचीत कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि जो इशू है वो है टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्रौद्योगिकी है और निवेश है ये क्षेत्र भी समस्या बना हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले जब यूएसएसआर था तब तो हमारा
जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब जो बताया गया कि रसिया के साथ केवल न्यूक्लियर और मतलब हम देखते हैं कि नाभिकीय और सैनिकी क्षेत्र में बस टेक्नोलॉजी का ही आदान प्रदान दिखता है, जबकि इसके अलावा बताया कि भारत में और भी कई संभावित क्षेत्र है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, माइंस, जो खनन होते हैं उन सब खदानों में। यहाँ इन सब क्षेत्रों में जो है रसिया इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगा सकता है, तो भारत को इन सब क्षेत्रों पर बात करनी चाहिए। और साथ में बताया कि फाइनली कॉपरेशन इन साइंस एंड एजुकेशन, मतलब कि जो विज्ञान और एजुकेशन के क्षेत्र में है, यहाँ भी जो है डिजायर पेस ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, मतलब कि तेज गति से विकास नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्षेत्र में भी, मतलब स्टेम सब्जेक्ट्स आप जानते होंगे, तो आप ध्यान रखिए इसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम सब्जेक्ट्स में हमें दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ के भागीदारी निभानी होगी। इसके अलावा बताया गया कि क्या क्या रसिया जो है हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है और हम किस में हेल्प कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी, रेल रोड, ट्रेन्स, मेडिकल इक्विपमेंट कुड बी बाउंड फॉर इंडिया। ये सब इंडिया को मिल सकते हैं। इस दौरान जो अगर हम बातचीत करें तो ये सब वो रसिया द्वारा प्रोवाइड हो जाए, और हम क्या कर सकते हैं एट द सेम टाइम इंडिया कुड प्रोवाइड रसिया with a range of products less accessible for business and consumers. Smartphones and digital processing units have already become India's main export item. तो जो भी इंडिया के मेन एक्सपोर्ट आइटम है स्मार्टफोन, डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट, हमें ऐसी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जो रसिया के पहुंच से बहुत ही कम है, तो हमें उस क्षेत्र पे काम करना। साथ में लास्ट में बताया गया कि इन ऑर्डर टू हैव अ मोर स्टेबल फुटिंग, मतलब स्थिर रहने के लिए भारत और रसिया के जो रिलेशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुड लुक एट हाउ टू इंक्रीज इंटीग्रेशन इन बायलैटरल प्रोडक्शन चेन, मतलब द्विपक्षीय उत्पादन जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत हमें बातचीत करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने मुद्दों को, और साथ में स्थानीयकरण के जो मुद्दे होते हैं उस पर भी वार्ता करनी पड़ेगी, नेगोशिएट इशू ऑफ लोकलाइजेशन। तो आप इन सभी पॉइंट्स को समराइज करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा रसिया और इंडिया पर रिलेशन पे बढ़िया बेहतर नोट्स तैयार हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं साथियों, जो हमारे लिए रेलिवेंट होगा हम बस उनको ही कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों जीएसटी काउंसिल सेटअप्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन कंपनसेशन सेस। तो आपको पता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है गठन किया गया है जीएसटी परिषद के लिए, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, इस पर अगर आपको देखना है कि जीएसटी काउंसिल का गठन कैसे हुआ था, इसके बारे में पूरा समझना है कि वैधानिक संस्था क्या क्या है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पे, तो आप हमारे 10 सितंबर वाले द हिंदू एनालिसिस को देख सकते हैं। वहां पर हमने इन दोनों मुद्दों पर काफी खुलकर और विस्तार से चर्चा किया हुआ है, तो आप 10 सितंबर के द हिंदू एनालिसिस को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है ये बताया गया है कि जो 10 मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है इनका गठन किया गया है, और इसमें जो स्टेट ऑफ फाइनेंस है वो पंकज चौधरी ये इसमें चेयर करेंगे इसको। और साथ में यहाँ पे बताया गया कि ये क्या करेगी, जो ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसे गुड्स है, उस पर क्या करेगी, टैक्सेशन पर विचार करेगी। कैसे वो गुड्स, लग्जरी, सिन, डिमेरिट्स गुड्स, मतलब जो लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे बड़े महंगे महंगे कार और जो आरामदायक चीज़ें होती है, साथ में जो हानिकारक चीज़ें भी होती है, वस्तुएं होती है, उन पर एक कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। मतलब जितना उन पर टैक्स है वो तो टैक्स रहेगा, उसके ऊपर से एक कह सकते हैं कि क्षतिपूरक सेस लगाया जाएगा। सेस आपको पता है ऊपर से, टैक्स के ऊपर से ही लगता है, एक्स्ट्रा होता है ये। इट विल सबमिट द रिपोर्ट बाय December 31, मतलब कि कह सकते हैं कि जो 31 दिसंबर से पहले तक ये रिपोर्ट जो है ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है सौंप देगा जीएसटी काउंसिल को। और इसमें क्या है बताया गया कि कंपनसेशन सेट एट वेरिड रेट्स लेविड ऑन लग्जरी सिंस डिमेरिट गुड्स ओवर एंड अबव द 28%, मतलब जो अभी इस पर 28% टैक्स लगता है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा कौन सा टैक्स लगेगा, कंपनसेशन टैक्स। कंपनसेशन टैक्स आपको पता है कि जो 2026 तक बढ़ा दिया गया, वैसे तो 2026 तक राज्यों को जो है अपने जीएसटी से होने वाले नुकसान के लिए उनको क्षतिपूर्ति करी जाती है, तो इसी उद्देश्य से कंपनसेशन सेस लगाकर राज्यों को पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़कर देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं साथियों, यमन जो है हौथी विद्रोही, आपको पता होगा हमने इससे पहले भी चर्चा किया है कि बहुत सारे रिबेल ग्रुप है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो हौथी ग्रुप है ये यमन से रिलेटेड है, और इसी प्रकार से हिजबुल्ला ग्रुप है वो लेबनान से रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो हमास है वो रिबेल ग्रुप है वो भी फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है
ये तीनों रेबेल ग्रुप हाउथी, हमास और हिजबुल्लाह अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि किस कंट्री से रिलेटेड है ये। मैंने जैसे आपको बताया, इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा की है। साथ में एक चीज और न्यूज में आई है कि फिनलैंड जो है उसने नाटो बेस बनाया है, मिक्केली एक जगह है वहां पर, और ये 200 किलोमीटर ही दूर है रसिया के बॉर्डर से। ठीक है, तो आपको पता होगा फिनलैंड जो है वो लास्ट ईयर जो है नाटो मेंबर बना था। ठीक है, तो आपको देखना है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो के अंतर्गत अभी कितने मेंबर है। अभी वर्तमान में नाटो के अंतर्गत 32 मेंबर है, और लास्ट मेंबर जो है अभी इसी साल जनवरी में बना था, और वो स्वीडन था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट नाटो मेंबर है अभी स्वीडन है, वो 32 है, और तो इसका अर्थात ये हो गया कि फिनलैंड जो है वो 31st होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नाटो का मेंबर है, और यहाँ पे मिक्केली नामक जगह पे नाटो बेस बनाया जा रहा है, इसको लेकर न्यूज में है, आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और न्यूज दी गई है कि ऑस्कर विनिंग जो ब्रिटिश एक्टर है, ये देख सकते हैं कि ऑस्कर विनिंग जो ब्रिटिश एक्टर है मैगी स्मिथ, इनका भी देहांत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये ब्रिटिश एक्टर है मैगी स्मिथ, इनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।